Our next topic is surface tension. So here are few examples. यहाँ पे कुछ examples दिए गए हैं. Oil and water do not mix. जब पानी और ऑयल को एक साथ हम रखते हैं तो वो दोनों मिक्स नहीं होते हैं. आपने ऑब्जर्व किया होगा ये. वाटर वेट्स अस बट नॉट डक्स. पानी हमें गीला कर देता है बट डक्स को नहीं. डक्स उसमें तैरती रहती हैं. ये भी आपने ऑब्जर्व किया होगा. सो दीज आर दी फ्यू ऑब्जर्वेशंस. सो इनके पीछे का रीजन क्या है? वो सरफेस टेंशन है. तो हम इसको अभी डिटेल में पढ़ेंगे. अब ड्रॉप ऑफ मर्करी फ्रॉम ए नियर परफेक्ट स्फेयर. आपने अगर मर्करी देखा हो तो उसको अगर आप हाथ पे भी लेंगे तो वो एक स्फेयर बनाता है. परफेक्ट स्फेयर बनता है उसका. वाटर ड्रॉपलेट ऑफ रेन्स. बारिश की बूंदें कैसी आती है आपकी? स्ट्रेस्ड फॉर्म में इस टाइप की गिरती है नीचे. उनका पूरा बाहर का जो सरफेस है वो एक स्ट्रेस्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह आपको दिखता है. अगर आपने इन सभी एग्जांपल्स में ऑब्जर्व किया हो और देखा हो कभी लाइफ में कि लिक्विड ड्रॉपलेट बिहेव लाइक स्मॉल बैलून. जैसे अगर आप बारिश की बूंद को इमेजिन करें तो वो क्या है? एक बैलून है जिसके के अंदर पानी भरा है. कुछ ऐसा ही है ना. और उसकी जो बाहर की जो सरफेस है ये एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, इलास्टिक टाइप की एक मेम्ब्रेन आपको लगेगी. वो कोई भी स्फेरिकल है. अगर आपने साबुन से बबल बनाए हो तो उसमें भी आप देखना जो बाहर की जो सरफेस है वो एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन है. जैसे आप उस पर उंगली लगाते हैं ज्यादातर वो फट जाता है. तो वो एक स्ट्रेच खिंची हुई मेम्ब्रेन है उसकी बाहर की सरफेस. स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन एंड सरफेस बिहेव्स लाइक अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन. नाउ दिस पुलिंग फोर्स जो कि ये बाहर की मेम्ब्रेन पे लगा है, दिस पुलिंग फोर्स जिससे स्ट्रेच हो रही है आपकी मेम्ब्रेन बाहर की जो सरफेस है. नाउ द पुलिंग फोर्स कैसा फोर्स है? पुलिंग फोर्स दैट कॉजेस दिस टेंशन एक्ट्स पैरेलल. जो पुलिंग फोर्स है आपका जो इस बाहर की सरफेस पे जो टेंशन ला रहा है, जो फोर्स एक्ट्स पैरेलल टू द सरफेस, इस सरफेस के पैरेलल वो एक्ट करता है. एंड इज ड्यू टू द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड. जो अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं लिक्विड के, उनके अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से एक पैरेलल फोर्स अंदर की तरफ, अंदर वाले मॉलिक्यूल्स जो हैं सरफेस पे लगाते हैं. जैसी सरफेस होगी मेरी, अगर सरफेस इस टाइप की होगी तो इसी टाइप का एक अंदर से अट्रैक्टिव फोर्स जो अंदर वाले मॉलिक्यूल होंगे वो उसको अपनी तरफ खींच रहे होंगे. दैट्स वाई जो बाहर की जो सरफेस है वो मेरी टेंशन में रहती है, खिंचाव में रहती है. एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स पर यूनिट लेंथ इज नोन एज सरफेस tension, known as surface tension, and generally it is measured in Newton per meter. किसमें आपका ये मेजर होता है? न्यूटन पर मीटर. इसकी यूनिट समझ लीजिए, यूनिट है आपकी. और इस इफेक्ट को, दिस इफेक्ट को क्या बोलेंगे? दिस इफेक्ट इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी. हम बोल देंगे सरफेस एनर्जी. नाउ लेट अस विजुलाइज व्हाट इज हैपनिंग इन ए लिक्विड मॉलिक्यूल in order to understand the surface tension. To visualize how surface arises, consider two molecules. दो मॉलिक्यूल हमने कंसिडर किए हैं यहाँ पर. One at the surface, this is at the surface, one deep within the liquid body. ये पानी के अंदर डूबा हुआ है पूरा. एक मॉलिक्यूल यहाँ से उठा लिया, एक मॉलिक्यूल यहाँ से. थोड़ा सा बड़ा आपको दिखाया है ताकि अच्छे से समझ आ सके. अदरवाइज मॉलिक्यूल्स बहुत ही छोटे छोटे होते हैं. दिस इज ऑन द सरफेस एंड दिस इज इनसाइड द लिक्विड. नाउ कम टू द डेफिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन. अभी हमने सरफेस टेंशन की डेफिनेशन बताई थी. उसमें क्या था आपका? द पुलिंग फोर्स दैट एक्ट. यहां पर हमने अट्रैक्टिव फोर्सेस की बात करी थी. अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड, यानी कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स है. मॉलिक्यूल्स कहाँ है? ये है, यहां पर भी होगा, यहां पर भी होगा, यहां पर भी होगा. तो उनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स है. अगर मैं इस वाले मॉलिक्यूल की पहले बात करता हूं तो यहां पर ये सारा मेरा क्या है? ये अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं. दूसरे मॉलिक्यूल्स क्या है? अट्रैक्ट कर रहे हैं इसको अपनी तरफ. तो ये वाला फोर्स अब अगर आप देखें पूरा बैलेंस हो रहा है. इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे. मतलब एक सिमेट्री टाइप की फॉर्म हो रही है इसके अंदर. जितना ऊपर की तरफ लग रहा है उतना नीचे की तरफ लग रहा है, जितना लेफ्ट लग रहा है उतना राइट लग रहा है.
तो ये पूरी बैलेंस्ड फॉर्म में है। सो यहां पर आप लिख सकते हैं कि इस वाले मॉलिक्यूल्स की अगर मैं बात कर रहा हूं, अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या हैं? अट्रैक्टिव फोर्सेस बैलेंस्ड बाय द सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स। जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं बैलेंस्ड बाय द सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स, जो इसके आसपास जो मॉलिक्यूल्स बने हुए हैं, सेम साइज के भी हो सकते हैं। सो इट इज बैलेंस्ड, बट द मॉलिक्यूल्स विच इज ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड, दिस इज द सरफेस, इतने यहां तक आपका पानी भरा है, ठीक है। अब इस पे एक फोर्स ये है, एक ये है, इसको इससे बैलेंस हो गया, बट ये वाले जो फोर्सेस हैं मेरे, ये बैलेंस नहीं हो रहे हैं। आप देख रहे हैं कि यहां पर मेरा एयर है, बाहर हवा है आपकी, तो ये वाला फोर्स मेरा बैलेंस नहीं हो रहा है। अगर इसको बैलेंस करना है तो कौन करेगा? एयर करेगी। तो यहां पर जो फोर्सेस जो एयर इसके ऊपर अप्लाई करेगी, वो फोर्स बहुत ही कम होगा कंपेयर टू लिक्विड फोर्सेस। जो यहां पर जो ये फोर्स लग रहा है और एयर जो इसको फोर्स लगाएगी अपनी तरफ को खींचने के लिए, बैलेंस करने के लिए, वो फोर्स बहुत ही कम होगा। यानी कि जो बाहर जो ये वाला मेरा फोर्स है, अगर मैं इसको डॉटेड से डिनोट करता हूं, दिस फोर्स इज वेरी वेरी लो कंपेयर टू दिस फोर्स। सो नेट फोर्स विल बी अंदर की तरफ ही आएगा। वो जो नेट फोर्स होगा, अगर मैं इसको यहां पर फ्री बॉडी डायग्राम इसका बनाता हूं, ये मेरा मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल में मेरा ये फोर्स लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है। अब यहां जो फोर्स है वो मेरा एयर की हेल्प से लग रहा है, और यहां पर मेरा सपोज करिए वाटर था या कोई भी लिक्विड था, वाटर एग्जांपल ले लें। सो ये वाला जो फोर्स है मेरा, दिस इज लो बिकॉज इट इज डन बाय द एयर। जो एयर का जो फोर्स है कंपेयर टू वाटर बहुत ही लो है, तो ये नीचे की तरफ इसको खींच रहा है, ये ज्यादा है फोर्स। सो नेट फोर्स विल बी डाउनवर्ड। जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा आपका? एफ नेट विल बी डाउनवर्ड। तो ये नीचे की तरफ इसको खींचेगा। सो यहां पे कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं कि सरफेस वाले पे क्या हो रहा है। यहां पर तो अट्रैक्टिव फोर्स बैलेंस बाय द सराउंडिंग था, तो यहां पर अनबैलेंस्ड है, अनबैलेंस्ड ड्यू टू नॉन सिमेट्री। क्या है हमारा? नॉन सिमेट्री है, ठीक है। अब नेट फोर्स कहां पर लग रहा है आपका? एक पॉइंट ये भी लिख लेते हैं, एयर जनरेट या अप्लाई लो फोर्स कंपेयर टू लिक्विड या वाटर। एयर क्या है? इसको बैलेंस नहीं कर पाएगी। सो नेट फोर्स कहां पर लगेगा आपका? सो एफ नेट विल बी टुवर्ड्स द इंटीरियर ऑफ सरफेस। नेट फोर्स विल बी टुवर्ड्स द इंटीरियर ऑफ द सरफेस। ये सरफेस है, ये इसका इंटीरियर पार्ट है, ये एक्सटीरियर है, तो नेट फोर्स अंदर की तरफ लगेगा इसमें। अब एक और पॉइंट आता है इसके अंदर। अब ये जो नेट फोर्स आपका लग रहा था यहां पर, अब ये तो हमारा फाइनल हो गया कि जो नेट फोर्स है वो नीचे की तरफ लग रहा है। अब एक चीज और यहां पर समझने की है, ये समझ में आ गया तो आपको सरफेस टेंशन समझ में आ जाएगा। ये क्या है? मेरी लिक्विड की सरफेस है। क्या है ये? लिक्विड सरफेस। अब इस लिक्विड की सरफेस के नीचे एक और सरफेस होगी, वो भी लिक्विड की होगी। ऐसे करके आपका लेयर की ऊपर लेयर लिक्विड की चलती है। अब जब नेट फोर्स मेरा नीचे की तरफ था डाउनवर्ड, तो ये जो फर्स्ट लेयर है जो कि इस लिक्विड सरफेस से अटैच है, ये क्या होगी? कंप्रेस होने शुरू होगी। ये क्या होगी? जब आपका फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है तो ये वाली जो लेयर है मेरी एडजेसेंट टू द सरफेस, वो क्या होगी? नीचे की तरफ आएगी। तो उसके रेस्पेक्ट में, इस फोर्स के रेस्पेक्ट में एक रिपल्सिव फोर्स ये लगाएगा। ये वाली जो लेयर है मेरी, एक रिपल्सन यहां पर होगा क्योंकि ये कंप्रेस हो रही है मेरी, ये वाली लेयर जो है कंप्रेस हो रही है, और ऊपर के इस डाउनवर्ड फोर्स को बैलेंस करने के लिए एक रिपल्सिव फोर्स मेरा आएगा। सो दिस फोर्स एफ नेट बैलेंस्ड बाय रिपल्सिव फोर्स ऑफ
फ्रॉम मॉलिक्यूल्स बिलो द सरफेस, जो सरफेस है मेरी उससे नीचे वाले जो मॉलिक्यूल्स है या एक जो लिक्विड की जो लेयर बनी हुई है उस मॉलिक्यूल्स की, वो क्या करेंगे, इस फोर्स को बैलेंस करेंगे एक रिपल्सिव फोर्स की वजह से। एक रिपल्सिव फोर्स वहां पर जनरेट होगा। जो रिपल्सिव फोर्स आ गया, अब इससे होगा क्या मेरा कि जो इसका रिजल्ट क्या निकल के आएगा, इस सारे प्रोसेस का क्या रिजल्ट निकल के आएगा कि लिक्विड जो है, द रिजल्ट इज दैट द लिक्विड मिनिमाइज इट्स सरफेस एरिया। ये जो पूरा प्रोसेस हुआ मेरा, एक बार और मैं बना के आपको समझा देता हूं अगर नहीं समझ में आया कैसे क्या हुआ। ये सरफेस का मॉलिक्यूल है। सरफेस कहां पर है, सरफेस ये है मेरी, आधा मॉलिक्यूल बाहर है आधा अंदर है। बाहर एयर थी आपकी, तो एयर इतना फोर्स नहीं लगा सकती इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए, तो इसका नेट फोर्स जो है वो एफ रिजल्टेंट लिख लीजिए या नेट लिख लीजिए कंपेयर टू लिक्विड। सो यहां पर जो फोर्स है वो इतना ज्यादा नहीं है, बहुत ही कम फोर्स लगाती है एयर, तो वो बैलेंस नहीं हो पाया, तो इसका नेट फोर्स क्या हुआ, नीचे की तरफ लगा। अब यहां पर एक मॉलिक्यूल था नीचे, पूरी एक लेयर थी यहां पे मॉलिक्यूल्स की, ये समझ लीजिए एक लेयर है मॉलिक्यूल्स की। अब इनके ऊपर ये फोर्स लग रहा था नेक्स्ट जो लेयर थी मॉलिक्यूल्स की, तो इनके बीच में आपस में क्या हुआ, एक रिपल्सन शुरू हो गया, रिपल्सिव फोर्स जनरेट किया इसको बैलेंस करने के लिए, ताकि नीचे ना जाए। इन्होंने इस लेयर ने ही अपने अंदर रिपल्सन शुरू कर दिया, और रिपल्सन शुरू किया तो उसका रिजल्ट क्या निकला कि लिक्विड क्या है, अपना सरफेस एरिया मिनिमाइज करने लगा, क्योंकि ये कंप्रेशन में जा रहा है। ये क्या है, इस फोर्स की वजह से कंप्रेशन में जा रहा है, तो उससे क्या हुआ कि वो लिक्विड ने अपना एरिया मिनिमाइज कर दिया। दैट्स वाई जो सरफेस टेंशन में हम बोलते हैं कि सरफेस एरिया मिनिमम, सरफेस टेंशन की वजह से हम बोलते हैं ना लिक्विड के जो है वो स्फेरिकल शेप क्यों होता है, स्फेरिकल शेप। जैसे रेन ड्रॉपलेट में बोलूं, मरकरी का बोलूं, वो क्या है आपका मिनिमम सरफेस एरिया अटेन करता है विद अ फिक्स्ड वॉल्यूम। अगर मेरा वॉल्यूम फिक्स है विच हैज द मिनिमम सरफेस एरिया फॉर अ गिवन वॉल्यूम, दैट्स वाई कि वो स्फेरिकल होते हैं आपके। टू अंडरस्टैंड द सरफेस टेंशन बेटर, लेट अस कंसिडर अ लिक्विड फिल्म। Actually, to understand the surface tension better, we have considered a rigid frame. This is your rigid frame, and there is a wire. You can see this wire. This wire is movable. You can move it inside or outside of this frame. आप इस वायर को मूव कर सकते हैं अंदर और बाहर की तरफ। इसका शेप कुछ इस टाइप का है। दिस इज योर मूवेबल वायर, और ये फोर्स F इस मूवेबल वायर पे एक्ट कर रहा है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस इनिशियली आपका x है। जब ये इसको मूव करके इस पोजीशन पे लेके जाते हैं, देन यहां से यहां तक का डेल्टा x। आपकी इसकी हाइट कितनी है, b, और आपकी जो ये सरफेस फिल्म ग्रीन कलर से हम क्या डिनोट कर रहे हैं, यहाँ पर क्या दिखाना चाह रहे हैं, सरफेस फिल्म, जो कि एक फिल्म इसके बीच में बनी हुई है। आप किसी भी लिक्विड की मान सकते हैं अभी फिलहाल के लिए। अब इसकी सरफेस फिल्म की दो सरफेसिस है, इस फिल्म की दो सरफेसिस है, एक इनर है और एक बाहर की तरफ है, मतलब दोनों ही आउटसाइड है, एक्सपोज टू एयर। एक इस साइड है राइट में, एक ही लेफ्ट में, दोनों की दोनों सरफेसिस क्या है आपकी, एक्सपोज टू एयर है। सो इन जनरल, और यू कैन से नॉर्मली क्या होता है कि जो मेरी लिक्विड फिल्म है, ये जो ग्रीन वाली जो आपको दिख रही है, जो मेरी लिक्विड फिल्म है, इस वायर को अपनी तरफ खींचेगी। आप इसको अपने एक्सपेरिमेंट में भी देख सकते हैं घर पे करके, जैसे सॉफ्ट फिल्म रहती है उसमें आप कोई भी अगर एक थ्रेड डालते हैं तो उसको खींच लेता है अपनी तरफ। तो ये लिक्विड फिल्म क्या है, इसको वायर को अपनी तरफ खींचेगी। अब जब ये इसको अपनी तरफ खींच रही है तो इसका फोर्स बैलेंस करने के लिए आपको एक बाहर एक्सटर्नल फोर्स चाहिएगा। यहाँ पर ये इधर खींच रहा है, ये इसको यहाँ पर एक फोर्स F अप्लाई कर रहा है इसको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए। अब क्योंकि इसकी दो सरफेसेस है, एक ये वाली है और एक ये वाली है, दो सरफेसेस एयर में एक्सपोज्ड है। ये हमेशा ध्यान देने की है, हमें हमेशा ये पता होना चाहिए कि कितनी सरफेसेस एयर को एक्सपोज्ड है, आपकी एटमॉस्फेयर को या सराउंडिंग को एक्सपोज्ड है। यहाँ पर दो सरफेसेस एक्सपोज्ड है, यानी कि यहाँ पर जो आपको फोर्स चाहिए इस पुलिंग फोर्स को बैलेंस करने के लिए वो इसका डबल चाहिए।
यानी कि जो आप लेंथ जो यहाँ पर लेंगे बी जो दिखा रहे हैं यहाँ पर, उसका डबल आपको कंसीडर करना होगा, बिकॉज ऑफ टू सर्फेसिस आर एक्सपोज टू एयर। ये यहाँ पर एक पॉइंट है ध्यान देने का। नाउ आपका फोर्स बैलेंस क्या हो जाएगा, टू बैलेंस दिस पुलिंग फोर्स एफ फोर्स इक्वल्स टू, हमने कहा दो सर्फेसिस हैं तो 2b हो गया इनटू सिग्मा एस। सिग्मा एस क्या है आपका, अगर मैं यहाँ पर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, सपोज करिए ये आपका, इसको मैंने एक यू शेप इस टाइप से बोल दिया, यू शेप। यहां पर आप फोर्स लगा रहे हैं एफ टू बैलेंस दिस पुलिंग फोर्स। एक आपका यहां पर लगेगा सिग्मा एस और एक ये लगेगा आपका सिग्मा एस, बिकॉज आपकी ये दो सरफेसिस पे ये अटैच है आपका, एक ये है और एक ये ऊपर। देन यू कैन इजिली कैलकुलेट सिग्मा एस इक्वल्स टू एफ अपॉन 2b, और इसकी यूनिट होगी आपकी न्यूटन पर मीटर। सो दिस इज योर सरफेस टेंशन। सिग्मा एस क्या है आपका, सरफेस टेंशन। अब अगर यहां पर एक हम एग्जांपल ले लें, सपोज करिए एग्जांपल क्या लेते हैं, सपोज b इक्वल्स टू, जो ये b है मेरा 0.5 मीटर है, 0.5। अब ये b अगर आप यहां पर रखेंगे 0.5, देन योर सिग्मा एस कम्स आउट टू बी f। तो यहां पर आपका सिग्मा एस इक्वल्स टू क्या आ गया, अगर मेरा b 0.5 है। सो इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट जिनमें आप 0.5 ये लेके चलते हैं, बहुत ही प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट है। सो इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट आपके सरफेस टेंशन मेजरमेंट के काम भी आते हैं, क्योंकि इनमें सिग्मा एस इक्वल्स टू एफ रहता है। आप एफ कैलकुलेट कर लेते हैं, देन इट इज इक्वल्स टू सिग्मा एस, इट विल गिव यू द सरफेस टेंशन। अब इसके दूसरे केस पे आ जाते हैं। अभी तो आपने इसको पुलिंग फोर्स को यहाँ बैलेंस कर दिया। अब क्या है, ये इतना डिस्टेंस अगर ये ट्रेवल कर लेता है, अगर आपने इतना डिस्टेंस अगर ट्रेवल कर लिया डेल्टा एक्स, सो यू कैन कैलकुलेट इंक्रीज इन सरफेस एरिया। बेसिकली यहाँ पर हो क्या रहा था कि आप यहाँ पर एफ फोर्स लगा रहे थे इसका सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए, पर ये कह रहा था कि मैं नहीं खींचूंगा, मैं अपना सरफेस एरिया इंक्रीज नहीं करना चाहता। बट फाइनली ये इंक्रीज हो गया, और कितने डिस्टेंस के साथ हुआ, डेल्टा एक्स। सो यू कैन कैलकुलेट इंक्रीज इन सरफेस एरिया, वो हम यहां लिख देते हैं, इंक्रीज इन सरफेस ड्यू टू स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग से जो मेरा सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ, डेल्टा ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2b आपका दो सरफेसिस के लिए हो गया, इनटू डेल्टा एक्स। ये आपका सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया। अब आपके पास सरफेस एरिया है, आपके पास डिस्टेंस भी है, तो आप कैलकुलेट कर लीजिए वर्क डन, हाउ मच वर्क हैज बीन डन टू इंक्रीज दिस डिस्टेंस इन स्ट्रेचिंग, यू कैन से वर्क डन ड्यूरिंग दिस स्ट्रेचिंग। कितना वर्क डन हो गया, W इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना लिया इसने, F इंटू डेल्टा एक्स, एंड इट इज इक्वल्स टू F कितना है आपका, 2b इंटू सिग्मा एस इंटू डेल्टा एक्स। सो आपका ये क्या हो गया, अब यहां पर एरिया कितना, 2b डेल्टा एक्स आपका एरिया है, देन योर वर्क डन इक्वल्स टू इंक्रीज इन एरिया। ये कैसा एरिया आपका, इंक्रीज इन एरिया है, कितना एरिया आपका इंक्रीज हुआ है, वो चीज है आपका। इसको आप टोटल एरिया ना समझे, दिस इज द इंक्रीज इन एरिया, कितना एरिया आपका इंक्रीज हुआ ड्यू टू स्ट्रेचिंग। अब उस एरिया की अगर आप सरफेस टेंशन में मल्टीप्लाई कर देंगे, देन इट विल गिव यू वर्क डन, हाउ मच वर्क डन हैज बीन डन टू स्ट्रेच दिस अप टू दिस डिस्टेंस। एक चीज यहां पर ध्यान देने की है कि यहां पर आपका एक एजम्पशन है। एजम्पशन क्या है, वो जो आपका ये फोर्स है F, वो कांस्टेंट है थ्रू आउट दी प्रोसेस। प्रोसेस मीन्स थ्रू आउट दी एरिया इंक्रीमेंट और दी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस मूवेबल वायर। F कांस्टेंट थ्रू आउट दी स्ट्रेचिंग। अदरवाइज अगर आप स्टार्टिंग में आपने फोर्स लगाया, अगर ये खींचना इस बार स्टार्ट हो गया, देन आपका फोर्स रिड्यूस भी होता चला जाएगा। बट वो है आपकी रियलिटी की, बट यहां पर हमने एक एजम्पशन लिया हुआ है।
के एफ मेरा कांस्टेंट है थ्रू आउट द स्ट्रेच। यहाँ पे मैं आपको एक चैप्टर नंबर 9 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड का थोड़ा सा रिकॉल कराता हूँ कि जब हम मॉलिक्यूल्स के बारे में वहाँ पर पढ़ रहे थे कि जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स थे और इलास्टिसिटी हम पढ़ रहे थे, तो कुछ इस टाइप का डायग्राम आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। देखिए यहाँ हो क्या रहा था कि हम यहाँ से फोर्स लगा रहे थे एफ, तो क्या हो रहा था, ये स्ट्रेच हो रहे थे, मेरे खींच रहे थे। जब आप खींच रहे थे तो इसके अंदर एक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही थी इसके अंदर, क्योंकि बिकॉज यू आर डूइंग वर्क डन ऑन दी सिस्टम, इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में एनर्जी स्टोर हो रही थी। जितना आप खींच रहे थे पोटेंशियल एनर्जी आपकी बढ़ रही थी, तो उसके अंदर वो स्टोर हो रही थी। तो जब ये वापस अपनी पोजीशन में आ रही थी तो वो पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर्ड एनर्जी थी वो वर्क डन में कन्वर्ट होकर वापस अपनी पोजीशन में जा रही थी, दैट इज इलास्टिसिटी। अब यही चीज अगर मैं सरफेस टेंशन के बारे में बात करूं लिक्विड में, अभी जो हमने ये डिफाइन किया है W इक्वल्स टू सिग्मा एस इंटू डेल्टा ए, कैन आई से सरफेस एनर्जी, इस रिजल्ट को हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि सरफेस एनर्जी ऑफ द लिक्विड ड्यूरिंग स्ट्रेचिंग प्रोसेस इज इंक्रीज्ड बाय दिस अमाउंट। तो जैसे यहां पर आप स्ट्रेच कर रहे थे तो उसकी एनर्जी क्या बढ़ रही थी, तो यहां पर भी क्या है, एक स्ट्रेचिंग का प्रोसेस हो रहा है, डेल्टा एक्स जिसका डिस्टेंस है, तो उसकी सरफेस एनर्जी क्या है, इंक्रीज हो रही है इस अमाउंट के साथ, बिकॉज ये आपका चेंज इन एरिया जो है वो इंक्रीज इन एरिया है आपका डेल्टा ए। सो आपकी इसको लिख सकते हैं कि सरफेस एनर्जी इंक्रीज्ड बाय दिस अमाउंट, इस अमाउंट के साथ सरफेस एनर्जी इंक्रीज हो रही है। सो यहां से आप सरफेस टेंशन को भी डिफाइन कर सकते हैं। सरफेस टेंशन को कैसे आप डिफाइन कर सकते हैं, सरफेस टेंशन, it can also be defined as surface work done, this work done per unit increase in area. Next, surface tension with respect to temperature. So surface tension reduces as temperature increases and it becomes zero at critical point. ये क्या हो जाती है, इट बिकम्स जीरो एट क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट अगर मैं आपको एक टू फेज डायग्राम बनाऊं, सपोज करिए प्रेशर वर्सेस एंथैल्पी का अगर मैं एक डायग्राम आपको बनाता हूं, इस टाइप से एक डायग्राम बनता है जिसमें कि एक लाइन आपकी ये रहती है लिक्विड और ये रहता है आपका, ये आपकी वेपर की लाइन है। तो जहां पर लिक्विड और वेपर आके मिलते हैं, दिस इज नोन एज क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल मतलब, जैसे क्रिटिकल, ये वही क्रिटिकल वर्ड है जो इंग्लिश का होता है हमारा, जैसे हॉस्पिटल में कोई क्रिटिकल है या तो मरेगा या जिएगा, तो या तो यहाँ पर लिक्विड आएगा जरा सा चेंज करते ही, या वेपर होगा। बट इसके ऊपर अब यहाँ पर भी एक लाइन आपकी डिफाइंड रहती है कि ये आपका रीजन है लिक्विड, ये आपका रीजन है वेपर। अब इसके ऊपर जो है रीजन आपका, उस रीजन को हम बोलते हैं सुपर क्रिटिकल या ट्रांसक्रिटिकल, यानी कि क्रिटिकल पॉइंट को क्रॉस करके। आप इसको नेट पे सर्च कर सकते हैं, तो आप इसका एप्लीकेशन आजकल बहुत चल रहा है, CO2 एज ए रेफ्रिजरेंट। एसी के अंदर यूरोप में बहुत यूज हो रहा है, यूरोप के अंदर एयर कंडीशनिंग में CO2 एज ए रेफ्रिजरेंट, जैसे कि अभी R32 और R22 यूज होते हैं एज ए रेफ्रिजरेंट, बिकॉज ये पोल्यूशन नहीं करता है। पोल्यूशन मतलब, और जो इसका जो GWP है वो ऑलमोस्ट जीरो है। सो यहाँ पर ये सब जानकारी एक्स्ट्रा है, आपकी एक जनरल नॉलेज है वो, और कुछ नहीं है। सो एक ट्रांस क्रिटिकल रीजन आ जाता है, वहां पर क्या है, आपका प्रेशर का कोई इम्पैक्ट नहीं होता सरफेस टेंशन पे, ये बात ध्यान देने की है। ट्रांस क्रिटिकल रीजन में प्रेशर का इम्पैक्ट जो है जीरो ऑन सरफेस टेंशन। ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है जब टेम्परेचर मेरा बढ़ रहा है। अगर क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर बढ़ता है तो फिर आपका प्रेशर का जो इम्पैक्ट है वो नेग्लिजिबल हो जाता है सरफेस टेंशन पे। ये तो बात हो गई विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर की, सरफेस टेंशन की। सरफेस टेंशन पे इंप्यूरिटीज का क्या इम्पैक्ट है, सरफेस टेंशन इंप्यूरिटीज कैसी होती है आपकी, जैसे आपका सर्फेक्टेंट्स हो गया दिया या डिटर्जेंट पाउडर मिला दिया, तो ये क्या है, आपका एक इंप्यूरिटी है। इससे क्या होगा, आपका जो सरफेस टेंशन है सिग्मा एस है वो रिड्यूस हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। आपने देखा भी होगा
जो आपके बबल बनते हैं उसके अंदर आप बबल बनाते हैं और फिर वो एकदम से फट जाते हैं, तो उनकी सरफेस टेंशन बहुत ही कम हो जाती है ड्यू टू दिस इम्प्यूरिटीज। वो क्या एक तरीके की इम्प्यूरिटी है वाटर में, अदरवाइज वाटर का सरफेस टेंशन बहुत ही ज्यादा होता है कंपेयर टू सॉप। मतलब लिक्विड्स के अंदर सबसे ज्यादा मिलाएंगे लाइक दैट तो उसकी सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी रिड्यूस हो जाएगी। और दूसरा रिड्यूस कब होगा, जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे। यानी कि अगर आप वाटर को 0 डिग्री सी पे देखेंगे, सपोज करिए 0 डिग्री सी पे आप वाटर की वो देख रहे हैं, आप सिग्मा एस देख रहे हैं, तो वो क्या होगा आपका अराउंड 0.0, यह है 0 डिग्री सी, 0.076, देन फिर 20 डिग्री सी पे जब आप जाएंगे 0.073, ऐसे करते करते जब आप 100 डिग्री सी पे जाएंगे तो आपको मिलेगा 0.059, स्टिल वेरी हाई। और अगर यही चीज आप सोप की बात करें, साबुन की बात करेंगे, तो उसमें आपका सोप सॉल्यूशन की बात करेंगे तो उसमें है अराउंड आपका 0.025 के अराउंड। सो आप देख लीजिए कि वाटर का कितना ज्यादा है। तो जब आप इसमें ये मिक्स करते हैं तो इसकी क्या है, सिग्मा एस जो है मेरा वो रिड्यूस हो जाता है। सरफेस टेंशन डिटरमाइंस द साइज ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट्स दैट फॉर्म। तो बेसिकली सरफेस टेंशन क्या है आपका, जो लिक्विड ड्रॉपलेट जैसे बारिश की बूंद या कुछ भी बबल बनता है तो उसका जो साइज है वो सरफेस टेंशन डिसाइड करता है। एंड इट ब्रेक्स डाउन व्हेन द सरफेस टेंशन नो लॉन्गर होल्ड इट। और वो फटता कब है, जब सरफेस टेंशन उसकी लिमिट से बाहर चला जाता है, उसके अंदर का प्रेशर। तो आप इसमें एक सीधा सा एग्जांपल समझ सकते हैं, जैसे आपका बैलून रहता है, इसको आप उससे कोरिलेट कर सकते हैं बैलून से। जो आपका बैलून है कोरिलेट विद बैलून। जब बैलून के अंदर प्रेशर इंक्रीज, आप हवा भरते हैं तो वो फटता कब है, प्रेशर इंक्रीज होता है, एक लिमिट बाद रप्चर हो जाता है, फट जाता है। पहले क्या आपका प्रेशर इंक्रीज हो रहा है और फिर बाद में वो फट जाता है बैलून, जब उसकी लिमिट से बाहर चला जाता है जिस मटेरियल का वो बना है। सिमिलरली आपका जो सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन में भी यही होता है। वो कब फटता है आपका कोई भी बबल, ब्रेक्स डाउन व्हेन सरफेस टेंशन नो लॉन्गर होल्ड इट। जब सरफेस टेंशन क्या है आपकी उसको अलाउ नहीं करेगी, एक लिमिट के बाद वो बबल भी आपका फट जाएगा। अब हम नेक्स्ट आपका आता है कि जो कर्व्ड इंटरफेसेस होते हैं उनमें देख लेते हैं कि हाउ वी कैन कैलकुलेट दी सरफेस टेंशन। सो अगर एक कर्व्ड इंटरफेस के बारे में बात करें, इंटरफेस होगा आपका लिक्विड के बीच में, मान लीजिए कोई दो लिक्विड हैं, एक ये है एक ये है, तो इनके बीच में एक इंटरफेस होगा, उसको हम बोलते हैं इंटरफेस, जो कि इनका दोनों का एक कॉमन फेस होता है। ऐसे ही आपका यहाँ पे लिक्विड है और यहाँ पर एयर है, तो यहाँ पर भी इसका एक इंटरफेस होगा, वो पूरे में हो सकता है, यहाँ पर भी, अगर चारों तरफ मेरी एयर है तो इंटरफेस सर्किल का कैसा होगा, सर्कुलर ही होगा। तो यहाँ पर हम कर्व्ड इंटरफेस की बात कर रहे हैं। कर्व्ड में आपका ये सर्किल आ गया एक तरीके से। तो कर्व्ड इंटरफेसेस इंडिकेट्स ए प्रेशर डिफरेंस, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे समझना। क्या इंडिकेट करता है, प्रेशर डिफरेंस या प्रेशर जंप अक्रॉस द इंटरफेस विद प्रेशर बीइंग हायर ऑन कॉनकेव साइड। तो जब भी कर्व्ड सरफेस की हम बात कर रहे हैं, सपोज करिए ये मेरा कर्व्ड सरफेस है, फॉर एन एग्जांपल दिस इज योर कर्व्ड सरफेस। अब यहाँ पर आपका ये इंटरफेस बना हुआ है। अब ये कह रहा है कि ये जो कॉनकेव साइड है, ये वाली साइड, दिस इज कॉन्वेक्स एंड दिस इज कॉनकेव साइड। तो इस कॉनकेव साइड में प्रेशर हमेशा हायर होगा एक कर्व्ड सरफेस में, दिस इज प्रेशर बीइंग हायर ऑन कॉनकेव साइड। सो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं और इसको देखते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको एनालाइज करते हैं। नाउ दिस इज द एग्जांपल, in A we are considering half of a droplet of liquid in air, or you can say air bubble in liquid, either way you can say। ये है आपकी half of a soap bubble in air। बबल है तो इसकी दो, एक इनर होगा और एक आउटर सरफेस होगा, इस टाइप से होगा, कुछ थिकनेस होगी उसकी। बेसिकली जो आपकी सोप की जो फिल्म जो बनती है उसकी कुछ थिकनेस होगी, वो थिकनेस इससे डिनोट कर रहे हैं हम। यहाँ पर आपका ऐसा कुछ है नहीं, आप सोप वगैरह कुछ नहीं लिया हुआ है आपने केवल सिंपल एक एयर बबल ली है, तो यहाँ पर आपका वो थिकनेस आप कंसिडर नहीं कर रहे। एग्जांपल्स का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपको प्रेशर डेल्टा पी
So let us see how we can calculate this delta P inside this liquid. Now apply the force. This is the pi r square into delta P. और इसका जो सर्कमफेरेंस होगा, इसकी सर्कमफेरेंस से जो फोर्स मेरे को मिलेगा वापस, दैट विल बी इक्वल्स टू 2 पाई आर इंटू सिग्मा एस. बेसिकली यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस जो हैं मेरे, उनको बैलेंस कर रहे हैं. जो प्रेशर है आपका, आपको पता है वो एरिया पे अप्लाई होता है. सो ये आपका एरिया है पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा पी. पी इंटू एरिया करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, फोर्स मिलेगा. आपका फोर्स क्या है, प्रेशर इंटू एरिया. सो दिस इज द डेल्टा पी. डेल्टा पी हमने पहले ही डिफाइन किया हुआ है, अमाउंट ऑफ प्रेशर विच इज हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. यह आपका सर्कमफेरेंस पे सरफेस टेंशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. 2 पाई आर इसकी हो गई आपकी सर्कमफेरेंस इंटू सिग्मा एस. सो इसका कोई रोल नहीं आता है यहाँ पर, इस वाले केस में नहीं लगेगा ये, बिकॉज पूरी सर्कमफेरेंस से जो आपको रिवर्स फ्लो जो रिवर्स डायरेक्शन में इसका रिएक्शन जो मिल रहा है 2 पाई आर सिग्मा एस. सिग्मा एस है आपकी सरफेस टेंशन. अब इसमें आप कैसे बैलेंस करेंगे, आपने पाई आर स्क्वायर डेल्टा पी and this is your 2 pi r into sigma s. अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने की है कि 2 पाई आर सिग्मा एस आपकी बाहर की सरफेस का था और इसकी क्या है अपनी एक थिकनेस है, तो यहाँ से भी आपको क्या मिलेगा 2 पाई आर सिग्मा एस. सो ये टोटल हो जाएगा आपका 4 पाई आर इंटू सिग्मा एस. दिस इज द अमाउंट ऑफ फोर्स विच यू आर गेटिंग इन दिस डायरेक्शन. सो पाई आर स्क्वायर डेल्टा पी आपका बबल, दिस इज फॉर बबल एंड दिस इज फॉर ड्रॉपलेट जो भी आपने कंसिडर किया हुआ है. नाउ यू कैन सी ड्रॉपलेट और एयर बबल के लिए 2 पाई आर सिग्मा एस इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर डेल्टा पी ड्रॉपलेट. अब डेल्टा पी को आप क्या लिख सकते हैं, दिस इज द चेंज इन प्रेशर और राइज इन प्रेशर. सो पी आई माइनस पी ओ, पी इनलेट और पी आउटलेट ऑफ द ड्रॉपलेट और बबल. जो इसका ये इनर है ये आउटर है. सो पी आई हो गया आपका प्रेशर इनसाइड द बबल और प्रेशर आउटसाइड द बबल. अगर आपकी बबल एटमॉस्फेयर में है, सपोज करिए ये बबल आपकी यहाँ एटमॉस्फेयर के अंदर है, हवा में, जैसे आपका बबल जब आप फुलाते हो सोप बबल उसको छोड़ते हो तो वो एयर में ऐसे ट्रेवल करता है. तो ट्रेवल करता है, अगर आपको उसका डेल्टा पी निकालना है तो आप बोलेंगे पी आई माइनस पी ओ. यहाँ पर जो पी ओ होगा आपका वो पी एटमॉस्फेरिक हो जाएगा, क्योंकि बाहर जो है एटमॉस्फेयर है, सराउंडिंग है उसकी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है. सो आप उसका पी आई निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला 2 टाइम्स सिग्मा एस डिवाइडेड बाय आर. सिमिलरली फॉर दिस आप निकाल लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा, 4 आ जाएगा वो यहाँ पर. सिमिलरली फॉर सोप बबल इसके लिए हमने निकाल लिया पी आई माइनस पी ओ 4 सिग्मा एस डिवाइडेड बाय आर. ये हो गया आपका इसका 2 टाइम्स. 2 टाइम्स क्यों हुआ, बिकॉज शॉप में क्या है आपकी 2 सरफेसेस होती हैं, सरफेसेस 2 होती हैं, एक इनर वाली दिख रही है और ये आउटर वाली दिख रही है. यही सेम चीज आप सरफेस एनर्जी के कॉन्सेप्ट से भी ड्राइव कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं कि जैसे आपका ये जो लिक्विड बबल है, ये जो लिक्विड बबल है, अब इसके अंदर जैसे जैसे मास बढ़ता जा रहा है, मास इंक्रीज हो रहा है, इसका साइज बढ़ता जा रहा है, साइज बढ़ता जा रहा है, तो इसके अंदर क्या है, सरफेस एनर्जी क्या है इसकी बढ़ती जा रही है. जब इसकी सरफेस एनर्जी बढ़ती जा रही है, मास आप ऐड करते जा रहे हैं, एक टाइम ऐसा आएगा ये फट जाएगा. सो अगर मुझे ये ड्राइव करना है तो मैं कहूंगा कि सरफेस एनर्जी इक्वल्स टू एक्सपेंशन वर्क. एक्सपेंशन भाई जितना इसका सरफेस एनर्जी बढ़ रही है उतना ही वर्क इसका सरफेस एनर्जी किस फॉर्म में आपकी बढ़ रही है. ये जैसा कि हमने इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी सॉलिड वाले चैप्टर में भी पढ़ा था कि जब आप किसी चीज पे फोर्स लगाते हैं तो क्या होगी, वो स्ट्रेच होगी, एक इलास्टिक लिमिट तक वो स्ट्रेच होती है. जैसे ही आप उसको स्ट्रेच कर रहे हैं तो उसके अंदर वो जो वर्क है, जो एक्सपेंशन वाला जो वर्क है, वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है. तो यहां पर भी क्या हो रहा है, जब ये एक्सपेंड कर रहा है, जो एक्सपेंशन में जो वर्क हो रहा है वो क्या हो रहा है, फोर्स इनटू डिस्टेंस. अब वो एक्सपेंशन वर्क इसके अंदर इस सरफेस एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो रहा है.
सरफेस एनर्जी आपने पढ़ी थी सिग्मा एस इंटू डेल्टा ए, सिग्मा एस इंटू डेल्टा ए। डेल्टा ए इज योर इंक्रीज इन एरिया, हमने अभी अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था। डेल्टा ए इज इंक्रीज इन एरिया और सिग्मा एस है इसका सरफेस टेंशन एंड इट इज इक्वल टू एफ इंटू डिस्टेंस। अब आप यहां से क्या कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, पी आई माइनस पी ओ। एंड रिमेंबर दिस इज फॉर स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट जो हम कंसीडर करते हैं उसके लिए है। दैट्स वाई यू कैन राइट ds sigma s equals to da is your small increment in area, small. Similarly f d r क्या है आपका यहाँ पर, रेडियस, स्मॉल इंक्रीमेंट इन रेडियस। भाई अगर आपका इसका एक्सपेंशन हो रहा है तो इसका रेडियस ही तो बढ़ेगा, इसका रेडियस ही तो बढ़ रहा है यहाँ पर। सो सिग्मा एस डी ए इक्वल्स टू एफ डी आर आपने यहाँ पे कर दिया। अब सिग्मा एस को आप क्या लिखेंगे, एरिया को आप क्या लिख सकते हैं, डी एरिया क्या होगा इसका, सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। आपका ये एक हाफ ड्रॉपलेट है, ये हो गया आपका। फोर्स को लिखेंगे, फोर्स आपका क्या आएगा यहाँ पर, फोर्स होता है आपका, अभी हमने यहाँ देखा था प्रेशर इनटू एरिया, तो प्रेशर आपका यहाँ क्या है, डेल्टा पी, और एरिया है आपका ए। इसके साथ कंफ्यूज मत होना, ये स्मॉल एरिया है, डी ए। डी ए क्या है आपका, वेरी वेरी स्मॉल एरिया। डी ए इंटू ये हो जाएगा आपका इस तरीके से डी आर। अब फर्दर में इसको अगर सिंप्लीफाई करूं, एरिया आपका यहां पर बन जाएगा डेल्टा पी 4 पाई आर स्क्वायर, आपका एरिया हो गया डी आर, एंड दिस इज सिग्मा एस डी इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। यही आ गया आपका। अब यहां पर आपको चाहिए डेल्टा पी, सिग्मा एस डी 4 पाई आर स्क्वायर को जब आप करेंगे तो आपको मिलेगा सिग्मा एस 8 पाई आर इंटू डी आर, एंड इट इज इक्वल टू डेल्टा पी, सॉरी एरिया को आप लिख लीजिए 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा पी इंटू डी आर। अब डी आर से डी आर आपका कैंसिल हो गया, एक आर से आपका एक आर कैंसिल हो गया, 4 पाई से आपका ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आ 2 सिग्मा एस इक्वल्स टू डेल्टा पी, एक आर यहाँ पर आपका बचा था, ये आ गया आपका आर। सो डेल्टा पी इक्वल्स टू 2 सिग्मा एस अपॉन आर, विच इज सेम एज दिस वन, सॉरी दिस वन। हमने इसके लिए कैलकुलेट, तो आप चाहे सरफेस एनर्जी वाले कॉन्सेप्ट से करिए या इस वाले कॉन्सेप्ट से करिए, आएगी चीज आपको निकल के सेम ही। और एक चीज आपको यहां पर नोट करने की है कि जो आपका डेल्टा पी है, चाहे कोई भी केस है, तो डेल्टा पी जो है वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस के। तो यहां पर ये नोट करने की चीज है, द एक्सिस प्रेशर इन ए ड्रॉपलेट और बबल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। जो एक्सिस प्रेशर आपका होगा, इसके जो एक्स्ट्रा प्रेशर होगा वो आपका इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा।